हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीप्ति संतोष, सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई। आज मैं बीएड के सेमेस्टर 4 पेपर 10 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से हिडन करिकुलम यानी अदृश्य पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगी। अदृश्य पाठ्यक्रम, ये अदृश्य पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो कि किसी अध्ययन मंडल, विद्यालय, बोर्ड या राज्य से अधिकृत रूप से स्वीकृत नहीं होता। ना तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को किसी प्रकार का वैधानिक दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन विद्यालय तथा शिक्षकों के द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर इस पाठ्यक्रम को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तथा व्यवहार में प्रयोग में लाया जाता है। यानी अदृश्य पाठ्यक्रम जो है ऐसा पाठ्यक्रम है जो कि कोई अध्ययन मंडल या तो विद्यालय या बोर्ड या राज्य से अधिकृत रूप से स्वीकृत नहीं होता है। ना तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को किसी प्रकार का वैधानिक दर्जा दिया जाता है। ये बिल्कुल इनफॉर्मल ये होता है, करिकुलम होता है जो इनडायरेक्टली विद्यालय में सिखाया जाता है विद्यालय में। लेकिन विद्यालय जो शिक्षकों के द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पे, इनडायरेक्ट तौर पर पाठ्यक्रम को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। ये जो है एकदम कोई रिटन रूल्स नहीं रहते हैं, ये अनरिटन रहते हैं और बिल्कुल ही ये अप्रत्यक्ष रूप में अपने विद्यालय में इसका ये शामिल किया जाता है। अदृश्य पाठ्यक्रम का निर्माण किसी विषय विशेषज्ञों के समूह के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि यह स्वतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया के दौरान चलन में आ जाते हैं। ये स्वतः नेचुरली आती है, यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया, यानी आप जिस देश में रहते हो वहाँ के जो समाज में जो संस्कृति जो चलती है, उस संस्कृति के मूल्य जो भी जैसा भी मूल्य होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वो सारे चीज़ जो आप फॉलो करते वो हिडन करिकुलम में कहीं ना कहीं वो अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का स्वरूप प्रत्येक समाज तथा विद्यालय में भिन्न होते हैं। मतलब हर समाज का स्वरूप एक जैसा नहीं होता है, हर समाज का संस्कृति अलग होती है। तो जैसे ही उसकी अलग अलग संस्कृति होती है तो इसमें ये अदृश्य पाठ्यक्रम भी उस समाज के विद्यालयों में उसकी अदृश्य पाठ्यक्रम भी बिल्कुल भिन्न रहता है। यदि हम सामान्य शब्दों में समझे तो हम कह सकते हैं कि अदृश्य पाठ्यक्रम ऐसे पाठ्यक्रम होते हैं जो किसी विषय तथा गतिविधि पर आधारित नहीं होता, बल्कि उस समाज की संस्कृति पर आधारित होती है। यानी कोई सब्जेक्ट्स पे ये बेस्ड नहीं होता है, इसका कोई भी बेसिक्स जो आते हैं वो सब्जेक्ट से नहीं होता है, बल्कि ये संस्कृति से, जैसा आपका रहन सहन है, जैसी संस्कृति, जैसा रूल्स आप संस्कृति में फॉलो करते हैं, नॉर्म्स या वैल्यूज़, वो वही किसी न किसी तरीके से आपके विद्यालय में अदृश्य पाठ्यक्रम के रूप में वो रहती है। जैसे जेंडर के संबंध में अदृश्य पाठ्यक्रम की बात की जाए तो ये समाज में स्त्रियों की स्थिति के आधार पर संचालित होती है। जैसे आप यहाँ हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में जेंडर से रिलेटेड हम पढ़ते हैं हर चीज़। तो ये अदृश्य पाठ्यक्रम को भी मैं अगर रिलेट करूँगी तो मैं यही बताऊँगी कि जेंडर जो है यानी स्त्रियों की स्थिति जो है हर समाज में अलग अलग होती है। तो उनकी जो स्थिति है या तो उनको जैसा बिहेवियर देते हैं, यानी उनके साथ जो व्यवहार हम करते हैं वो अदृश्य पाठ्यक्रम में भी वो दिखाई देगा। जैसे सामान्य पाठ्यक्रम में स्त्री सशक्तिकरण तथा स्त्रियों की समानता की बात की जाती है तथा सैद्धांतिक विषयों में अनेक अध्याय भी सम्मिलित किए जाते हैं, लेकिन अदृश्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्त्रियों को दोयम दर्जे का ही माना जाता है तथा विद्यालय यानी कभी कभी विद्यालय में लड़कियों के साथ निम्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है
यही अदृश्य पाठ्यक्रम है। जैसा समाज होगा वैसा अदृश्य पाठ्यक्रम भी होगा। यानी हम तो बड़ी स्त्री सशक्तिकरण के बारे में बात तो करते ज़रूर है, लेकिन कभी कभार समाज में जैसे स्त्रियों के साथ व्यवहार होता है, यानी दोयम दर्जा दिया जाता है, सेकेंडरी पोजीशन दिया जाता है पुरुषों के मुकाबले, तो उस हिसाब से वो अदृश्य पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं वो दिखता ज़रूर है। भले वो फॉर्मल पाठ्यक्रम में, यानी आपका कोर करिकुलम में सब्जेक्ट्स में स्त्री सशक्तिकरण के बारे में हम कहते ज़रूर होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए अदृश्य पाठ्यक्रम में ये बिल्कुल अलग रहता है। इस जैसे आप देखिए, ये जो मैं एक पिरामिड से आपको समझाती हूँ। जैसे ये एक पिरामिड है, इसमें ये अपर पोर्शन जो है, अपर पोर्शन आप देखिए छोटा सा पोर्शन होता है एक पिरामिड में, और लेकिन पीक में होता है। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी ज़रूर दिया जाता है, क्योंकि ये एकेडमिक्स को डील करते हैं। यानी ये फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है, यानी कोर करिकुलम कहा जाता है, यानी ये फॉर्मल एजुकेशन में अंतर्गत आते हैं, और यानी कोर करिकुलम बोला जाता है। और ये नीचे वाला जो बेस है, ये बेस तो हमेशा रहेगा ही, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है इनफॉर्मल होता है ये यहाँ पे, और इसको कहते हैं हम हिडन करिकुलम। और ये बेस जो है ये किससे ये रहती है, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़ जो सोसाइटीज़ के जो चल रहे हैं वो सब इंक्लूडेड रहते हैं। यानी हर एक विद्यालय में, हर एक स्कूल्स में एकेडमिक्स तो होती ही है, साथ साथ में ये इनफॉर्मल यानी हिडन करिकुलम भी ज़रूर होता है। इसके बिना इसके बिना ये करिकुलम यानी ये कंप्लीट नहीं माना जाता है। एक जगह आपका फॉर्मल है और दूसरी तरफ आपकी इनफॉर्मल ज़रूर रहती है, जो आप इसको हटा ही नहीं सकते। और ये किसके बेसिस पे होती है, आपकी जैसी संस्कृति चलती है उस हिसाब से ही ये इनफॉर्मल तरीके से आपके विद्यालयों में निहित रहते हैं। चलिए हम डेफिनेशन सीखते हैं। यहाँ अदृश्य पाठ्यक्रम का जो परिभाषा है वो ये है, विद्यार्थी अदृश्य पाठ्यक्रम के द्वारा वे चीज़ें भी सीख रहे हैं जो उन्हें केवल विद्यालय में उपस्थिति से प्राप्त होता है, ना कि उस विद्यालय के उद्देश्यों से। यानी उनके उपस्थिति होना ज़रूरी है, ना कि उस विद्यालय के उद्देश्य। विद्यालय के उद्देश्य तो लिखित में रहते हैं, रिटन में रहते हैं, जिसमें एकेडमिक्स और सिलेबस ये सब प्रिस्क्राइब रहते हैं। लेकिन ये अदृश्य पाठ्यक्रम जो है ये विद्यालय में कैसे सीखते हैं बच्चे, अगर वो बच्चे उपस्थित हैं तभी वो सीख सकते हैं। जैसे कि वो नॉर्म्स रूल्स फॉलोज होते हैं, वो सारे चीज़ उनकी उपस्थिति से ही प्राप्त होते हैं, ना कि उस विद्यालय के उद्देश्यों से। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। यह औपचारिक पाठ्यक्रम से भिन्न होता है, यानी इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन, बिल्कुल ही अलग होता है। जिसमें फॉर्मल एजुकेशन जो है, औपचारिक शिक्षा, बिल्कुल ही सब कुछ लिखित रहते हैं, यानी रिटन रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। एकेडमिक्स जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट्स रहते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, सब होते हैं। वो बिल्कुल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही इसके विपरीत होते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम को किसी अध्ययन मंडल या किसी बोर्ड से स्वीकृत नहीं किया जाता है, इसमें कोई स्वीकृत नहीं किया जाता, ये नेचुरली अपने आप से ही ये पाठ्यक्रम में निहित रहते हैं। यह सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार स्वतः निर्मित होता है, मतलब जैसे आपकी समाज में रीति रिवाज चलती है उसके हिसाब से ही स्वतः निर्मित होता है, अपने आप ही ये प्रेजेंट रहते हैं, ये अपने आप से ही फॉर्म हो जाता है। इसको स्पेशली कोई एफर्ट नहीं लेना पड़ता है ये हिडन करिकुलम को बनाने के लिए या फॉर्म करने के लिए, इसको फ्रेम करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जैसे समाज में रीति रिवाज है उसके हिसाब से अपने आप से ही ये फ्रेम्ड रहता ही है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से संचालित एवं क्रियान्वित होता है, मतलब अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट तरीके से। कोई भी आपको स्पेसिफिकली आपको डिक्टेट करे या कोई भी आपको बताया नहीं जाएगा ये हिडन करिकुलम को इन्वॉल्व करना है, ये अपने आप से जैसे जैसे आपकी सोसाइटी में जो नॉर्म्स है जैसा चला आ रहा है उसी को आप फॉलो करने लगते हैं। प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार का अदृश्य पाठ्यक्रम अवश्य ही मौजूद होता है, यानी ये जो है अदृश्य पाठ्यक्रम
ये तो होता ही है, ऐसा इसके बिना पाठ्यक्रम हो ही नहीं सकता, कंप्लीट नहीं माना जाता है। क्योंकि अगर समाज है तो वहाँ संस्कृति भी होगी, और संस्कृति है उसको फॉलो करने का सबसे बड़ा तरीका ये स्कूल्स या कॉलेजेस है, यानी विद्या, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ही है। और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये जो अपनी संस्कृति है वो हिडन करिकुलम के रूप में मौजूद रहती है, तो ये हर जगह आवश्यक मौजूद रहेगी। छठवां है, आदर्श पाठ्यक्रम का किसी प्रकार से मूल्यांकन नहीं होता, ना ही किसी प्रकार से पढ़ाई होती है और ना कोई परीक्षा, यानी अदृश्य पाठ्यक्रम में कोई मूल्यांकन नहीं होती है, इवैल्यूएशन नहीं होता है, ना किसी प्रकार से पढ़ाई होती है और ना कोई परीक्षा होती है। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट कंटेंट मैटर दिया नहीं जाता जिसका बच्चों को दे के इसकी परीक्षा ले, या तो इसकी पढ़ाई हो या मूल्यांकन। ये इन आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में चेंजेस लाते हैं, आपका जो इनडायरेक्टली आपके बिहेवियर्स में चेंज लाते हैं, ना कि इसको एक कंटेंट दे के आपका एग्जामिनेशंस या मूल्यांकन या पढ़ाई कराया जाता है इसका। सातवां है, अदृश्य पाठ्यक्रम को मूल पाठ्यक्रम के साथ संचालित होने वाला माना जाता है, यानी ये बेसिक यानी कोर करिकुलम के साथ साथ ये अदृश्य पाठ्यक्रम भी चलते रहती है। कोर करिकुलम है तो ये अदृश्य पाठ्यक्रम भी साथ साथ में रहेगी। आठवां है, अदृश्य पाठ्यक्रम विद्यालय के समस्त गतिविधियों के में सम्मिलित होता है तथा समस्त गतिविधियों से परिलक्षित होता है, यानी समस्त गतिविधियों में सम्मिलित होता है, मतलब इन्वॉल्व रहता है। ये आप इसको कोई भी एक्टिविटी से इसको हटा नहीं सकते, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपके एजुकेशन कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पे जो भी आपका एग्जांपल आप देखिए, असेंबली देख लो, या तो कोई फंक्शन हो गया है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होता है, तब जब आप कल्चरल एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं तब आप कोई प्रार्थना से शुरू करते हैं। तो जैसा आपके इंस्टीट्यूशंस होंगे, कोई रिलीजन, जैसे आप कहें तो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस होंगे, हिंदी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो प्रार्थना भी वो इंस्टीट्यूशंस के तरीके से ही फॉलो करते हैं। तो जैसे आप वेलकम करते हो गेस्ट को, तो गेस्ट को वेलकम करने का तरीका भी हर जगह अलग अलग तरीके से होते हैं। वो कैसे कहीं ना कहीं ये जो है आपकी संस्कृति से कनेक्टेड है, यानी ये जो समस्त गतिविधियां जो है आपका विद्यालय की समस्त गतिविधियां जो है वो सम्मिलित होते हैं तथा समस्त गतिविधियों से परिलक्षित होता है। अदृश्य पाठ्यक्रम के द्वारा अवांछित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जो समस्याजनक होती है। अवांछित मतलब अनवांटेड ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति होती है जो समस्याजनक होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि अदृश्य पाठ्यक्रम पे अनवांटेड सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो जाते हैं, जो सोसाइटी में इविल सोशल कल्चर फॉलो जो होता है वो वही वैसे के वैसे ही स्कूल्स में भी उसको फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटीज़ जो दिखाते हैं, जो इन जेंडर, क्लास या तो फिर आप कास्ट, ये सब में जो इनइक्वालिटीज़ है, जो असमानताएं हैं, वो कहीं ना कहीं कभी कभार अदृश्य पाठ्यक्रम में, स्कूल्स के अदृश्य पाठ्यक्रम में भी उनके इनइक्वालिटीज़ सम्मिलित हो ही जाते। तो ये कहीं ना कहीं अवांछित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जो समस्याजनक हो सकती है। कहीं कहीं रीजनलिज्म को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कोई रिलीजनलिज्म इंस्टीट्यूशंस में कोई रिलीजन या रीजन को ज़्यादा एम्फोसिस या इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बायस्ड रहते हैं, मतलब कोई क्षेत्रीय पक्ष या कोई धार्मिक पक्ष के विद्यालय भी होते हैं, तो वो एक समस्याजनक हो सकती हैं। चलिए, जेंडर पक्षपात तथा अदृश्य पाठ्यक्रम के उदाहरण मैं बताती हूँ। जैसे हम यहाँ सीख रहे हैं जेंडर पेपर में, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में, तो हम ये अदृश्य पाठ्यक्रम को इसके साथ जोड़ते हुए हम समझाना चाहते हैं। तो ये लड़कों से शारीरिक श्रम करवाया जाता है जबकि लड़कियों से तुलनात्मक रूप से कम शारीरिक श्रम करवाया जाता है। ये एक जेंडर पक्षपात है। ये नेचुरली हमारे स्कूल्स में कभी कभार ऐसी होती है, सब जगह की बात है, मैं जनरलाइज करके बात कर रही हूँ। तो ये एक अदृश्य पाठ्यक्रम का एक भाग बन जाता है। इसी तरह लड़कों को लड़कियों की तुलना में कोमल तथा नाजुक समझकर व्यवहार किया जाता है। उनको हमेशा कोमल समझा जाता है लड़कियों को लड़कों की तुलना में। ये भी एक जेंडर पक्षपात पे आता है और ये अदृश्य पाठ्यक्रम का एक भाग हो जाता है। लड़कियों के रोने पर सामान्य और लड़कों के रोने पर
उनको तुच्छ या छोटा माना जाता है। मतलब लड़कियां जब रोती है तो ये कहा जाता है कि हाँ ये तो इनकी नेचर की ही बात है, ये नेचुरल होती है, लड़कियों का नेचर ही ऐसी होती है कि हर बात पे रोते हैं। लड़कों को अगर रोए तो कहा जाता है नहीं ये गंदी बात है, आप लोगों को रोना नहीं चाहिए, ऐसा सब समझाया जाता है। और वो कहीं ना कहीं वो शेमफुल एक्ट कहा जाता है, वो गलत कहा जाता है, छोटी बात कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जेंडर पक्षपात हो रही है और ये कहीं ना कहीं एक अदृश्य पाठ्यक्रम में सम्मिलित ही रहते हैं। लड़कों से भारी काम करवाना, लड़कियों को हल्के काम के लायक ही मानना, जो कि हो सकता है ये लड़कियां इस पे बहुत बुरा भी मानती हो, इसको जेंडर पक्षपात भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि हर काम लड़कियां हल्का ही कर सकती है, कभी कभार उनको काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम भी दिया जाए तो वो मैनेज कर सकती है। लेकिन ये क्या है, अदृश्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत कभी कभार इसको फॉलो किया जाता है। मैं हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रही हूँ, कभी कभार नेचुरली हमारी संस्कृति हमें जो सिखाई है वो अपने आप से हिडन करिकुलम के रूप से यानी अदृश्य पाठ्यक्रम के रूप से हम स्कूल्स में इसको फॉलो करने लगते हैं। इसी तरह लड़कों को लड़कियों की तुलना दबंग माना जाना और सारे नियंत्रण कार्य या मॉनिटर लड़कों को सौंपना, है ना। लड़के बहुत ही बोल्ड होते हैं, वो संभाल सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं क्योंकि थोड़ा डरते हैं क्योंकि उनकी जेंडर ही ऐसी है। तो इस कारण से क्या है, उनको हर रेस्पॉन्सिबल काम पे आगे आगे लेके जाते हैं। तो ये भी एक जेंडर पक्षपात ही कहा जाएगा जो एक हिडन करिकुलम के रूप में मौजूद है। लड़कों को विद्यालय परिसर के बाहर भी कार्य देना और लड़कियों को केवल विद्यालय परिसर के भीतर के कार्य सौंपे जाते हैं। ये ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कभार लड़कियों को, चलो ये मैं मानती हूँ कि कभी कभी सेफ्टी मेजर्स के कारण लड़कियों को हम भेजते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि पक्षपात नहीं कहा जाएगा कभी, क्योंकि बहुत इमरजेंसी केसेस में ऐसा होता है कि लड़कों को भेजा जाता है, लड़कियों को नहीं भेजा जाता, उनको उसके लायक नहीं माना जाता है। देन हम बात करेंगे कि व्यायाम करते समय भी लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग व्यायाम रखे जाते हैं। यानी पीटी एक्सरसाइजेस जो होते हैं स्कूल्स में, तो उसमें भी एक्सरसाइजेस जो है कभी कभार होता है कि गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग। ऐसा माना जाता है कि दोनों हर टाइप के एक्सरसाइजेस लड़कियां नहीं कर सकती। तो ये भी एक पक्षपात के रूप में देखा जाएगा जो कि हिडन करिकुलम के रूप में प्रेजेंट रहती है। कक्षा के भीतर बैठक व्यवस्था जेंडर भेद दर्शाने वाली होती है। लड़कियां एक तरफ और लड़के दूसरी तरफ बैठते हैं। ये अपना इंडियन कल्चर जो है शुरुआत से ही ऐसे है कि हम गर्ल्स एंड बॉयज़ को अलग करके ही बैठाते रहे हैं। पहले तो ऐसा भी होता था कि स्कूल्स की एजुकेशन सिस्टम जो थी ऐसी थी कि अभी देखो धीरे धीरे बदल गई। को एजुकेशन तो था ही नहीं, लड़कियों के अलग और लड़कों के लिए अलग था। धीरे धीरे को एजुकेशन सिस्टम बढ़ी है, तो इसी तरह बैठने के तरीके भी ऐसे ही होने। तो ये पक्षपात नहीं लिया जाएगा जो कि हिडन करिकुलम के रूप में प्रेजेंट है। प्रातःकालीन सभा या अन्य सभाओं में लड़के लड़कियों के अलग पंक्ति में खड़े होते हैं। यानी आप देखना असेंबली जो है, मॉर्निंग असेंबली में भी लड़के लड़कियों को अलग अलग खड़े किया जाता है। तो ये ऐसा बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन वो क्या है, हमारी कल्चर ऐसे कि हम ऐसे फॉलो करते रहे तो उसको फॉलो करते ही रह रहे। इसको बहुत बड़ी कोई गलत तरीके से कोई लेता नहीं है, लेकिन मैं ये इसको ये करके बता रही, एग्जाम्पल लेके इसलिए बता रही हूँ कि देखो ये कल्चर में जो चला आ रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये जेंडर पक्षपात कहीं ना कहीं कहते हैं, और ये हिडन करिकुलम के द्वारा स्कूल्स में प्रेजेंट रहती है। लड़कियां अपने कार्यों को अलग समूह में करती है और लड़के अलग समूह में। ऐसा होता है कुछ भी कार्य होता है तो आजकल तो ये सब ट्रेंड बदल रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोली ना कि ये हिडन करिकुलम जो है ये बदलते रहते हैं, ये डायनामिक रहते हैं, ये हमेशा बदल, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि लड़कियां लड़कों से मिलके कुछ कार्य नहीं करते थे, ये अलग अलग कार्य करते थे। आजकल ये धीरे धीरे बदल तो ज़रूर रही है कि लड़के लड़कियां सब मिलजुल के टीम वर्क करना सीख गए हैं। लेकिन ऐसा मानना था कि लड़कियां अपने कार्य को अलग करती थी और लड़के अलग करते थे, क्योंकि ये संस्कृति में सम्मिलित थी, उतना ज़्यादा मिक्सअप अलाउड नहीं था शुरू में। तो ये एक तरफ से जेंडर पक्षपात ही इसको कहेंगे, जो हिडन करिकुलम के रूप में कभी कभार विद्यालयों में प्रेजेंट रहते हैं। हर एक विद्यालय की बात नहीं कर रही हूँ, और अभी ये चेंज भी हो रही है। ऐसे अनेक उदाहरण विद्यालय में देखने को मिल जाएंगे जो कि सामान्य पाठ्यक्रम में निहित नहीं हैं।
लेकिन विद्यालय में एक अदृश्य पाठ्यक्रम संचालित है जो इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन स्वतः होने देता है, जिसमें विद्यालय, प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र तथा पालक सभी की स्वीकृति है। ये सभी की स्वीकृति क्यों है? क्योंकि अपने जो हिडन करिकुलम जो है वो देश में जैसा प्रचलन जो भी प्रचलित कल्चर है, ये संस्कृति चली आ रही है, वही जो सब स्वीकृत करते हैं, वही मैक्सिमम लोग, जो मैं बोलूँगी ज़्यादातर लोग जो स्वीकृत करके उसको जो फॉलो कर रहे हैं, वही सेम चीज़ आपकी हिडन करिकुलम में भी अपने आप से फॉलो होता है। इसीलिए विद्यालय, प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र और पालक सभी की स्वीकृति होती है। अब हम इसके गुण या एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थी को एक श्रेष्ठ जीवन के लिए तैयार करता है। कैसे श्रेष्ठ जीवन के लिए तैयार करता है? उनको बहुत सारे मॉरल सिखाए जाते हैं, यानी उनको नॉर्म सिखाए जाते हैं और उनको पावर हायरार्कीज या जेंडर रोल्स भी बताया जाता है। मेरा कहने का मतलब है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, यानी ये कहा जाता है कि कैसे आपको चोरी नहीं करना चाहिए, या तो आपको बहुत ही विनम्र रहना चाहिए, या तो बड़ों की आदर करना चाहिए। इसी तरह नॉर्म्स जैसे जब भी आप बात करते हो तो बीच में किसी के टोकना नहीं चाहिए, या तो फिर आप जब शर्ट वर्ट पहनते तो उसको ऐसे वैसे मत पहनिए, मतलब शर्ट को अच्छे से इन करके पहनिए ताकि वो अच्छा नीट दिखे। ये सारी चीज़ें जो हैं, और इसी तरह आप कोई इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स का ही मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे वहाँ पे जो हायरार्की रहती है, हायरार्की मतलब जो प्रिंसिपल, स्टाफ, टीचिंग एंड तुम्हारे जूनियर्स, सीनियर्स, क्लर्क, प्यून्स, उन सबको आप अलग अलग तरीके से दर्जा दिया जाता है, उनके अलग अलग तरीके से आप सम्मान करते हो, उनके पावर या उनके इस अथॉरिटी के हिसाब से। इसी तरह गर्ल्स को भी, मतलब ये सब सारी चीज़ें एक जो श्रेष्ठ जीवन को, मतलब आप ये सब सारी चीज़ें विद्यालय से सीखते हो, इस कारण से आपको श्रेष्ठ जीवन के लिए तैयार करता है। आपका बिहेवियरल एटीट्यूड बहुत चेंज हो जाता है, आपको अच्छे से अच्छे सीख वहीं से मिलती है हिडन करिकुलम के द्वारा। विद्यार्थी सामाजिक कुशलता सीखता है। सामाजिक कुशलता यहाँ बोलते हैं कि सोशल, एक साथ मिलकर जो मिलजुट के कैसे कार्य करना है, किस तरह से कोऑपरेट करना है, ये सब भी हिडन करिकुलम में सिखाया जाता है। अदृश्य पाठ्यक्रम शिक्षक को अलग अलग शिक्षण विधियों की उपयोग करवाता है। यहाँ शिक्षक को अलग अलग शिक्षण विधियों की उपयोग करवाने का मतलब ये है कि कभी कभार बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग तरीके का उपयोग करना पड़ता है। कुछ समझाने के लिए उनको कभी कभी कुछ एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, या तो कुछ ऐसे किसी के आइडल्स के बारे में ऐसा समझाना पड़ता है एग्जाम्पल्स देते हुए कि देखो, जैसे बोलते हैं ना, कहानियों द्वारा या किसी भी तरीके से उनको समझा के उनको सिखाया जाता है। तो विधियाँ जो है टीचर्स के जो है इसमें एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो हिडन करिकुलम सिखा सके। और ये जो है इसमें काफ़ी मॉरल अच्छे टीचर्स, जिसको जिसमें वैल्यूज़ बहुत अच्छे हो, अच्छे वैल्यूज़ वाले टीचर्स ही इसको अच्छे से डील कर सकते हैं। और अदृश्य पाठ्यक्रम जो है गत्यात्मक प्रकृति का है। गत्यात्मक मतलब हमेशा ये मूव करता है, चेंज करता है। जैसे मैंने पहले बताया, एक टाइम ऐसा था कि को एजुकेशन स्कूल्स नहीं थे, अलग अलग लड़का लड़कियों का रहता था। इसी तरह बहुत सारी संस्कृति, जैसे पूरे टाइम जो एक टाइम ऐसे थे जब टीचर्स को फुल टाइम सर्विस देते थे स्टूडेंट्स, एक गुरुकुल सिस्टम थे जो पूरे टाइम उनकी सेवा करते थे। वो जो है सब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, और गॉड का दर्जा देना, ये सारी चीज़ धीरे धीरे अब चेंज हो रही है। तो अदृश्य पाठ्यक्रम जो है गत्यात्मक प्रकृति का है, जो हिडन करिकुलम के तौर पे प्रेजेंट रहती है। जैसे अदृश्य पाठ्यक्रम से विद्यार्थी को सामान्य पाठ्यक्रम से कहीं अधिक सीखने की मौका भी मिलती है इनको, है ना। तो सामान्य पाठ्यक्रम में क्या है, लिखना, पढ़ना, गणित, ये सारी चीज़ें सिखाया जाता है, लेकिन परीक्षा होती है, मूल्यांकन। लेकिन यहाँ क्या है, ये उसके अलावा भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या पढ़ाई के तौर पे हो या बिहेवियर के तौर पे हो, किस तरह से हमें स्कूल के डिसिप्लिन को मेंटेन करना, रूल्स को, मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें किस तरह से रहना है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट करना है, या तो बुलेटिन बोर्ड्स में क्या क्या तैयारी करना है, उसमें क्या क्या डालना है, ये सब क्या है वैल्यूज़ को एनहांस करती है। और कभी कभी कोई स्कूल्स में होता है कॉरिडोर से चलते वक्त बच्चों को हाथ
पीछे बांध के चलना चाहिए, ऐसे हाथ झुलाते नहीं चलना, ये सारी चीज़ जो है सामान्य पाठ्यक्रम से कहीं अधिक सीखने की मौका मिलती है। छात्रों को बड़ों की आदर करना सिखाते हैं, ये तो हमारे कल्चर में है ही, तो ये हिडन करिकुलम के थ्रू सिखाया जाता है। नियम कानून को व्यवस्थित बनाए रखते हैं कि ये अदृश्य पाठ्यक्रम के कुछ गुण हैं। तो कभी कभार मैक्सिमम आप देखा जाए तो 70 to 80% जो है गुण ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो गुण जो है आप नियम कानून को व्यवस्थित बनाए रखते हैं कि आप अदृश्य पाठ्यक्रम के द्वारा आप मॉरल्स एंड वैल्यूज नहीं, ये सही है, ये गलत है, ये जो है जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल ही सिद्धांत नहीं है इसमें कोई, तो उसको आप फॉलो नहीं करोगे। जो सही रहेगा वही आपको फॉलो करने बोला जाता है। तो ये नियम कानून को व्यवस्थित बनाए रखते हैं। अब हम आप इसके डिसएडवांटेजेस यानी दोष के बारे में बताएंगे। यानी इनका जो नियम अधिनियम यानी रूल्स और रेगुलेशंस जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, यानी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। जैसे मैंने कहा ये इनफॉर्मल करिकुलम है, यानी ये हिडन करिकुलम में जो है जैसे दूसरे इसमें फॉर्मल कोर करिकुलम में जो रिटन रूल्स रहते हैं वैसे जो रहते हैं वो इसमें रहते ही नहीं हैं। तो इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने या प्रोत्साहन देने लायक शिक्षक एबल एफिशिएंट टीचर्स की अभाव होती है। यहाँ हर कोई एबल नहीं होते हैं, परफेक्ट नहीं होते इसको पढ़ाने, क्योंकि इसमें शिक्षक जिसमें अच्छे मूल्य रहते हैं वही शिक्षक इस हिडन पाठ्यक्रम को हैंडल कर सकते हैं। जिसमें अच्छे गुण नहीं रहते, जिस टीचर्स में अच्छे मूल्य या गुण कुछ नहीं रहते, ये सब इसको पढ़ा नहीं सकते हैं। कभी कभी गलत अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड्स, रॉन्ग एटीट्यूड्स, सामाजिक मान्यता यानी सोशल बिलीव्स और सोच जो भी आइडियाज़ है शिक्षक द्वारा छात्र पर हावी हो सकते। कभी कभी शिक्षक के द्वारा भी गलत जो अभिवृत्तियां हैं वो बच्चों पे पास ऑन होते हैं। कभी कभार देखिए आप कोई स्कूल्स में कभी कभार टीचर्स ऐसे होते हैं कि उनके खुद के मैनर्स अच्छे नहीं रहते, उनके खुद के वैल्यूज़ मॉरल्स अच्छे नहीं रहते। कितने सारे हम ये देखे हैं, कंप्लेंट्स देखे। और कभी कभार ऐसे होते कि उनके मुंह में सरस्वती ना रह के कभी कभार क्या होता है कि गलत भाषा को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और ट्रीटमेंट भी बहुत गलत तरीके से करते हैं बच्चों को। तो इससे क्या होता है, छात्र पर हावी हो जाते गलत अभिवृत्तियों की छात्र पर इन शिक्षण द्वारा ट्रांसफर, जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज माना जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि ये हिडन करिकुलम के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो अच्छे चीज़ें जरूर अच्छे टीचर्स जो बताते हैं वही बुरे टीचर्स जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स बन जाते हैं। तो ये खतरा भी है कभी कभार। तो इस पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करने यानी एनकरेज करने के लिए सक्षम और निपुण शिक्षकों की ज़रूरत है। नेचुरली एबल एंड एफिशिएंट टीचर्स की बहुत ज़रूरत होती है। ये हर टीचर्स ये कार्य नहीं कर सकती। गलत टीचर्स के द्वारा ये हिडन करिकुलम जो है बहुत ही डेंजरस होगी, ये बहुत ही गलत काम होगी जो नहीं होना चाहिए। यह सामाजिक असमानताओं को प्रोत्साहन देती है। मैंने सामाजिक असमानताएं जैसे क्लास है, जैसे जेंडर है, ये सारे चीज़ें जो हैं नहीं होनी चाहिए। ये कभी कभी आपकी इसमें फॉलो हो रही होगी, जैसे आपकी सोसाइटी में कल्चर में जैसे बोलते हैं ना कास्ट, कोई छोटा कोई बड़ा, इसी तरह जेंडर औरतों को तुच्छ ये जगह देना और आदमियों को बहुत अच्छा पोजीशंस होना। ये सारे जो चीज़ें कभी कभार हिडन करिकुलम के थ्रू कभी कभार आपके विद्यालय में भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये एक बड़ा ये है डिसएडवांटेज है। इसी तरह पुराने घिसे पिटे सामाजिक नियमों को प्रबलित या प्रोत्साहन देती है। कभी कभी पुराने जो नियम कानून जो है वो जो चले आ रहे हैं वो अभी भी इसी हिडन करिकुलम द्वारा चलता ही रहता है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं। कभी कभार गर्ल्स की तरफ से गर्ल्स का जो ट्रीटमेंट मिलता है, जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो उन पे डेवलप करवा देते हैं वो, और इसी तरह जो बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स है जो चला आ रहा है घिसे पिटे, ये जिसका कोई ये जेन्युइन रीजनिंग कुछ भी नहीं रहता है, उसको आप हिडन करिकुलम द्वारा ही फॉलो किया जाता है। तो आज मैं ये हिडन करिकुलम का जो टॉपिक है
वो मैं कवर कर ली हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब समझ चुके होंगे। थैंक यू।